कहानी की शुरुआत में हमें एंटानासला नाम के वर्ल्ड को दिखाया जाता है। इस वर्ल्ड में 5 आइलैंड थे जो कि क्रॉस की शेप में अलाइन थे। यहाँ 4 आइलैंड के बीच में आइलैंड था, वो वहाँ वीमन लॉर्ड सैटर्न का कैसल था। सैटर्न एंटी एस्ला पर रूल करना चाहता था, इसलिए अपने 4 जनरल्स एस्ले, एड्रा, लुसिफर और मगलोर्का को बाकी 4 कॉन्टिनेंट्स पर कंट्रोल करने के लिए भेज देता है। लेकिन वो सभी एमिलिया द हीरो के हाथों हार जाते हैं। चारों जनरल्स को हलाकर एमिलिया चारों आइलैंड को फ्री करने के बाद सैटर्न को मारने के लिए उसके कैसल चली जाती है। पर सैटर्न पोर्टल की मदद से एस्ला को साथ दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है। यहाँ ये दोनों चाहते हुए भी अपने डीमन फॉर्म में ह्यूमन फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। तभी यहाँ पे 2 ऑफिसर्स आ जाते हैं और इनसे पूछते कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। पर क्योंकि उन्हें जापानीज नहीं आती तो ये लोग बहुत अजीब बिहेव कर रहे थे, इसलिए पुलिस ऑफिसर्स अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन सैटर्न अपनी बची हुई पावर्स की मदद से पुलिस ऑफिसर्स को हिप्नोटाइज कर देता है। अब वो उस पुलिस ऑफिसर से इस वर्ल्ड यानी अर्थ की सारी डिटेल्स ले लेता है। इसके बदले वो एस्ला को ढूंढ के उसे बताते कि इस वर्ल्ड में मैजिकल पावर्स, डीमंस और स्पेल जैसे कुछ भी नहीं है और यहाँ लोग इन चीजों को मिथ मानते हैं। अब पुलिस स्टेशन से निकलकर सैटर्न एस्ला को बताता है कि उसके पास बहुत कम मैजिकल पावर्स बची हैं और उन्हें उसे मैजिक में सैटर्न को काफी मुश्किल हो रही है। सैटर्न एस्ले से पूछता है कि क्या एस्ले अपनी पावर्स का यूज कर पा रहा है। इस पे एस्ले अपनी पावर्स यूज करने का ट्राई करता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। ये दोनों डिसाइड करते कि इन्हें अपनी पावर्स रिगेन करनी होंगी, तभी ये लोग एंटी एस्ला वापस जा पाएंगे। अब अगले दिन ये दोनों सैटर्न की बची पावर्स की मदद से अपने रेजिडेंट सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट और सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं। ये लोग किराए पर एक घर भी ले लेते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये घर सैटर्न के कैसल से काफी छोटा था। अब ये दोनों रेस्ट करने के लिए बैठे ही थे कि तभी सैटर्न बेहोश हो जाता है। उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ इन दोनों को रियलाइज होता है कि ह्यूमन बॉडी को जिंदा रखने के लिए खाना खाने की जरूरत होती है और खाने का इंतजाम करने के लिए इतने पैसों की जरूरत पड़ेगी। अब ये दोनों अपना नाम बदल लेते हैं। सैटर्न अपना नाम माओ माओ रख कर लेता है और एस्ले अपना नाम शीरो आशिया रख लेता है। अब कुछ वक्त बीत जाता है और अब ये दोनों अर्थ पर एडजस्ट कर लेते हैं। अब माओ को जॉब मिल गई थी और इनके पास रोजमर्रा की बेसिक चीजें भी थी, लेकिन अभी इनके पैसों की जरूरत थी। अब आशिया की कंप्लेन करने की वजह से माओ जल्दी से काम कर चला जाता है। इसके बाद आशिया लाइब्रेरी जाता है ताकि वो मैजिक के बारे में और स्टडी कर सके। अब बारिश होने लगती है और माओ को रास्ते में एक लड़की मिलती है जिसके पास अम्ब्रेला नहीं था, इसलिए माओ उसे अपना छाता दे देता है। साइन शिफ्ट होता है और हमें MC रोनाल्ड रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ माओ काम करता है। माओ अपना काम में बहुत अच्छा था और वो सारे कस्टमर से बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करता था। माओ एक साथ एक चिल्लो नाम की लड़की भी होती है जो कि काफी क्लमजी थी, लेकिन माओ हमेशा उसे इनकरेज करता था। आज काफी इंपॉर्टेंट ओकेजन था और आज की सेल्स भी डिसाइड होगा कि MC रोनाल्ड डिस्ट्रिक्ट में सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है या नहीं। लेकिन आज फ्रायर खराब हो जाता है और माओ अपने मैजिक से फ्रायर को सही करने का सोचती है, लेकिन ऐसा करने से डर भी रहा था क्योंकि अगर एक बार उसका मैजिक गायब हो जाए तो वो कभी भी एंटी एस्ला नहीं लौट पाएगा, इसलिए वो फ्रायर के बिना रिपेयर किए छोड़ देता है। अब माओ को उसकी मैनेजर बुला लेती है और उसे बुलाती है कि उसका प्रमोशन हो गया है और वो 2 फुल टाइम एम्प्लॉय बन चुका है। अब माओ जल्दी में खुश होके घर जा रहा था ताकि वो सब बात शीरो को बता सके। तभी रास्ते में वही लड़की उसे मिल जाती जिसे उसने चाटा दिया था। तो वो लड़की माओ से कहती कि वो दिन भर माओ पे नजर रखी थी और उसने माओ को फ्रायर ठीक करने के लिए मैजिक यूज करने को तो देख लिया है। तब माओ को रियलाइज होता है कि लड़की एमिलिया द हीरो है। तभी एमिलिया अपने बैग से चाकू निकाल लेती है और माओ को रियलाइज होता है कि एमिलिया ने बहुत ही नॉर्मल से चाकू लिया हुआ है। एमिलिया ने भी अपनी सारी पावर्स खो दी हैं, साथ ही अब उसके पास उसकी सेक्रेट स्वॉर्ड भी नहीं है। अब एमिलिया माओ पर अटैक कर देती है पर पुलिस उन्हें देख लेती है और पकड़ के ले जाती है क्योंकि पुलिस को लगता है कि दोनों का ब्रेकअप हो गया और इसलिए वो दोनों लड़ाई कर रहे हैं। पुलिस एमिलिया को समझाती है कि उन दोनों को बड़ों की तरह बात करके झगड़े को सुलझाना चाहिए, ना कि सड़क पर लड़ना चाहिए। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने के बाद एमिलिया माओ से कहती है कि आज उसे जाने दे रही है पर कल से उसे अलर्ट रहना होगा और जाते जाते एमिलिया उसे चिढ़ाती कि वो एक डीमन होके पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। अगले दिन हम एमिलिया को एक कॉल सेंटर में एज एजेंट काम करते हुए देखते हैं। उसने अपना नाम बदलकर एमाउस रख लिया है। यहाँ हम देखते हैं कि वो एक अच्छे से अपार्टमेंट में रहती है और पड़ोस से बात से काफी फ्रस्ट्रेटेड भी है कि भले ही उसने माओ का मजाक उड़ाया हो लेकिन वो खुद भी वही लाइफ जी रही है। यहाँ माओ और शीरो को अपने दरवाजे पर नॉक नॉक सुनाई देती है। ये और कोई नहीं एमिलिया ही थी, जिसे देखकर शीरो काफी डर जाता है, लेकिन माओ से समझाता है कि एमिलिया अभी उनकी तरह नॉर्मल इंसान है। तब शीरो उसे अंदर आने देता है। एमिलिया काफी गुस्से में थी और वो ये देखकर हैरान हो जाती कि डीमन लॉर्ड इतने छोटे घर में रहता है। एमिलिया बताती कि जब माओ पोर्टल से आ रहा था तब एमिलिया भी उसके पोर्टल से आ गई थी। उसके साथ एक प्रीस्ट भी आने वाले थे, लेकिन तभी पोर्टल बंद हो गया
और प्रीस उसके साथ नहीं आ पाए और अब एमिलिया यहाँ फंस गई और उसे नहीं पता कि वापस कैसे जा पाएगी। तब माओ बताता है कि उसके पास एक प्लान है, जब वो अपनी जॉब से काफी पैसे कमा लेगा और बहुत अमीर बन जाएगा तब वो ह्यूमंस पे रूल करेगा और तब वो एंटा एस्ला में वापस बार एंटर करेगा। एमिलिया माओ को बहुत हैरानी से देखती है और वहाँ से जाने लगती है। जाते वक्त एमिलिया कहती है कि माओ को मरने के लिए वो मैजिक का यूज नहीं करेगी क्योंकि उसे एंटा एस्ला वापस जाने के लिए अपने बचे हुए मैजिक की जरूरत पड़ेगी। अब एमिलिया माओ पर नजर रखने लगती है। एमिलिया के भरोसा नहीं होता कि माओ और शीरो इतनी खराब लेकिन पीसफुल जिंदगी जी रहे हैं। एक दिन एमिलिया माओ के रेस्टोरेंट जाती है और माओ को उसी जगह पर बात करने के लिए बुलाती है जहाँ वो लोग पहली बार मिले थे। चियो को लगता है कि इन दोनों का कुछ चल रहा है पर माओ से बताते कि ऐसा कुछ नहीं है। छुट्टी के बाद एमिलिया और माओ मिलते हैं और एमिलिया उसे कहती है कि वो एक बहुत पीसफुल लाइफ जी रहे हैं तो उसे हमेशा यहीं रहना चाहिए। इस पे माओ कहता है कि वो एंटा एस्ला को अपने कब्जे में करके रहेगा। अचानक से कोई उन पर मैजिक बुलेट से अटैक करता है और वो लोग बच जाते हैं लेकिन वो नहीं देख पाते कि अटैक किसने किया। इसके बाद वो दोनों घर चले जाते हैं। जब माओ अपने घर में पहुंचता तो उसे एमिलिया उसके गेट पर मिलती है। एमिलिया उसे रिक्वेस्ट करती है कि क्या वो माओ के घर पे ही रह सकती है। माओ मान जाता है। शीरो उसे बहुत हैरान हो गया था पर माओ से समझाते कि एमिलिया का वॉलेट खो गया है और उसका घर यहाँ से दूर है और वो लोग उसे एक चादर देकर जमीन पर सोने के लिए कह देते हैं क्योंकि उन्हें घर में कोई गेस्ट नहीं था। रात में सोते हुए शीरो माओ से कहता है कि वो अपने दुश्मन पे बहुत तरस खा रहा है। तभी चियो को मैसेज आता है कि बहुत सारे अर्थक्वेक जापान में आने वाले हैं। अगले दिन दोनों के उठने से पहले ही एमिलिया वहाँ से चली जाती है और उसी मैजिक अटैक की बात न्यूज में आ रही थी कि जिसकी वजह से माओ की साइकिल भी टूट गई थी। चियो माओ को मिलने के लिए मैसेज करती है क्योंकि उसे अर्थक्वेक के बारे में बात करनी थी। माओ मान जाता है। एमिलिया को एक अननोन नंबर से कॉल आता है और कॉल करने वाला बताता है कि उसे माओ और एमिलिया के बारे में पता है और उसी ने कल का अटैक किया था। वो बताता है कि माओ और एमिलिया को मरना ही एंटे का असली फैसला है। एमिलिया को लगता है कि ये और भी डीमन है। इसके बाद एमिलिया पुलिस स्टेशन जाती है क्योंकि माओ ने उसे ग्रेंटियर बना रखा था। एमिलिया बहुत गुस्से में थी। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद एमिलिया माओ को सारी बात बताती है। अब घर जाते हुए माओ शीरो को बताता है कि उसे चियो से मिलने जाना है। शीरो को लगता है कि माओ डेट पर जा रहा है इसलिए माओ को मना करने पर भी उसे अच्छे से तैयार कर देता है। माओ चियो से तय की हुई जगह पर मिलने पहुंचता है ताकि दोनों नोटिस करते कि वो दोनों बहुत अच्छे से तैयार हुए हैं। माओ बताता है कि उसके दोस्त ने उसे डेट के हिसाब से तैयार किया है। ये सुन के चियो बहुत खुश हो जाती है और माओ के हाथ पकड़ने को बोलती है। माओ राजी हो जाता है। शीरो इन दोनों पर नजर रखे था और एमिलिया वहाँ से गुजर रही थी। एमिलिया को रियलाइज होता है कि माओ डेट पर है और उसे लगता है कि माओ के इरादे अच्छे नहीं हैं। पर शीरो एमिलिया को समझाता है कि चियो को अर्थक्वेक के बारे में सब पता है तो उसे माओ को बताने के लिए बुलाया है क्योंकि वो माओ से प्यार करती है। एमिलिया डिसाइड करती है कि वो कैफे में जाके उनकी बातें सुनेगी। चियो माओ को बताती है कि उसके कान में काफी अजीब सी रिंगिंग महसूस हो रही है और थोड़े समय बाद वो अपने आप क्लियर हो गई। वो आवाज किसी और लैंग्वेज में बोल रही थी कि अर्थ पे कोई बहुत बड़ी डिस्टरबेंस आने वाली है। माओ को रियलाइज होता है कि चियो ने गलती से दूसरे वर्ल्ड के ह्यूमंस को कम्युनिकेट करते हुए सुन लिया है। इसके लिए सोनार पर टेक्नोलॉजी का यूज होता है बट जब सोनार पल्स अपने टारगेट तक पहुंचती है तो एक मैजिकल एक्सप्लोजन होता है। तो शायद ये सारे अर्थक्वेक उसी वजह से हुए थे और ये अर्थक्वेक इतने क्लोजली इसलिए फील हो रहे थे क्योंकि कोई माओ और एमिलिया को ढूंढ रहा है। तभी वहाँ पर एमिलिया और शीरो आ जाते हैं और उन्हें देख के माओ को तेज तेज से बातें करने लगता है ताकि एमिलिया को पता चल सके कि माओ कुछ भी गलत नहीं कर रहा है। माओ चियो से कहता है कि उसे अपने दोस्तों को बड़े अर्थक्वेक के बारे में अलर्ट कर देना चाहिए। चियो खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि माओ उस पर भरोसा करता है। वो अपनी फीलिंग माओ को बताने ही वाली होते कि तभी वहाँ एमिलिया आ जाती है। एमिलिया चियो को माओ से दूर रहने के लिए कहती है और बोलते कि माओ एक अच्छा इंसान है। चियो गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि एमिलिया माओ की एक्स गर्लफ्रेंड है। वो दोनों बहस करने लगते हैं और तभी वहाँ अर्थक्वेक आ जाता है जिसकी वजह से चियो और एमिलिया माओ से अलग हो जाते हैं। मौके का फायदा उठाने के बाद एमिलिया चियो को समझाने की कोशिश करती है कि उसके और माओ के बीच में कुछ नहीं चल रहा लेकिन चियो को माओ की चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद वो चियो मैजिक से सुला देती है। तभी माओ अपने डीमन फॉर्म में आ जाता है और उन लोगों को बचाने की कोशिश करता है। ये देख के एमिलियो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि डीमन लोगों को क्यों बचा रहा है। अर्थक्वेक की वजह से तबाही को देख के एमिलिया को एक दिन आ जाता है जब उसने अपने पापा को आखिरी बार देखा था और उसके पापा ने बताया कि उसकी माँ एक एंजल थी इसलिए उसे हिम में छोड़कर होली फादर के साथ जाना पड़ा।
कुछ दिनों बाद उसके गांव के लूसीफर की डेमोग्राफिक आर्मी ने डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके बाद होली फादर उसे संतावना देते हुए बताते हैं कि उसके पास उसकी माँ की शक्तियां हैं और एक हाफ ह्यूमन हाफ एंजल की सेक्रेट स्वॉर्ड को हासिल कर सकता है। एंटी एस्ला में एमिलिया एक लौती इंसान है जो डीमन को हरा सकती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। एमिलिया देखते कि माओ अपने ह्यूमन फॉर्म में आ गया है और उस चियो भी ठीक है। यहाँ हमें पता चलता है कि चियो के फादर ही वो पुलिसमैन है जिसे माओ ने पहली बार हिप्नोटाइज किया था और उसी मैजिक की वजह से चियो की भी आवाज सुनाई दे रही है। चियो अपने फादर के साथ चली जाती है और माओ एमिलिया को बताता है कि अटैक उन दोनों को मरने के लिए किया गया था। एमिलिया माओ से पूछती है कि जब वो लोग जापान में अपनी पावर यूज नहीं कर सकते तो कोई और कैसे कर सकता है। इसलिए दाद एमिलिया अपने दोस्त माओ शिरो के साथ अपने घर चले जाते हैं। एमिलिया अपने दोस्त के घर ही रुक जाती है और उसके दोस्त बताती है कि उसने भी बचपन में एक बार अर्थक्वेक एक्सपीरियंस किया था, इसलिए वो उसकी मदद करना चाहती है क्योंकि ऐसे केस में ही लोग डीमन और एंजल में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिर्फ एक डिसीजन की कमी होती है। अगले दिन एमिलिया माओ को उसके पैसे लौटाने जाती है तो माओ उसे ट्रेन पकड़ने के लिए दिए थे। पैसे देकर वो जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश करती है और सीढ़ी से गिर जाती है। उसे काफी चोटें लग जाती हैं जिसकी वजह से माओ और शिरो एमिलिया को फर्स्ट एड कर रहे थे, लेकिन उनके पास बैंडेज नहीं थी तो शिरो बैंडेज लेने चला जाता है। माओ एमिलिया की चोट साफ करने की कोशिश कर रहा है। उतने में ही एमिलिया गुस्सा हो जाती है और बोलने लगती है कि एक डीमन होने के बावजूद इतना अच्छा बनने की कोशिश क्यों कर रहा है। तो माओ उस पे चिल्ला देता है कि कोई हीरो भी इतने अच्छे से सीढ़ी से नहीं गिरता और नहीं उसका फर्स्ट एड डीमन करते हैं। एमिलिया रोने लगती है और बोलते है कि वो माओ को कभी माफ नहीं करेगी क्योंकि माओ के जनरल्स की वजह से ही उसने अपने फादर और अपने पूरे गांव को खो दिया था। माओ एमिलिया से माफी मांगता है, तभी वहाँ पे चीलो और शिरो आ जाते हैं और चीहो को लगता है कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं, इसलिए वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ माओ की लैंडलेडी आ जाती है और बोलती है कि घर के रेनोवेशन की जरूरत है, इसलिए वो लोग घर खाली कर दें और वो माओ को वार्न करती है कि वो चियो का ख्याल रखे। तभी वहाँ एक और अर्थक्वेक आ जाता है। अब चियो को घर ले जाते हुए एक पर्पल बालों वाले लड़के से टकरा जाती है और लड़का उसे कहता है कि वो उसके दुख से अपने पेट भरेगा, पर इससे पहले कि चियो को कुछ समझ आता है उस लड़के के काले पंख निकल आते हैं और वो पूरी जगह को तबाह कर देता है। तभी माओ एमिलिया और शिरो भी वहाँ आ जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता और यहाँ हमें पता चलता है कि जनरल लूसीफर और ओलिवा मेयर ह्यूमन वर्ल्ड में आ चुके हैं और वो दोनों मिलके माओ और एमिलिया को मारना चाहते हैं। उसी वक्त पोर्टल से एमिलिया के 2 एलीज भी आ रहे होते हैं। माओ को रियलाइज होता है कि ओलिवा मेयर एमिलिया को इसलिए मारना चाहते हैं ताकि वो एमिलिया की जगह ले सके और लूसीफर उनका साथ इसलिए दे रहा था क्योंकि हाई प्रीस्ट ने उससे वादा किया था कि वो उसे वापस हेवन में भेज देंगे। मौके का फायदा उठा के लूसीफर शिरो को मैजिकल बुलेट्स मार देता है, जिसकी वजह से शिरो इंजर्ड हो जाता है, लेकिन माओ से मैजिकल शील्ड से बचा लेता है। फिर माओ, शिरो और एमिलिया वहाँ से भाग जाते हैं। तभी माओ एमिलिया को बताता है कि डीमंस लोगों के दर्द, दुख और तकलीफों पे खुद को फीड करते हैं, अपनी पावर्स गेन करते हैं। तभी वहाँ लूसीफर भी आ जाता है और उन्हें पकड़कर माओ से पूछता है कि उसने अपनी पावर रीजनरेट करने की कोशिश क्यों नहीं करी। इस पे माओ लूसीफर को बताता है कि उसे ह्यूमन वर्ल्ड में रहना इंटरेस्टिंग लग रहा था, इसलिए उसने ह्यूमंस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करके अपनी पावर्स बढ़ाने की कोशिश नहीं की। लेकिन माओ की बातों को नजरअंदाज करते हुए लूसीफर चियो की नेगेटिव फीलिंग को कंज्यूम कर लेता है और माओ पे अटैक कर देता है। माओ इंजर्ड हो जाता है, लेकिन अभी भी वो लोग भाग रहे थे। तभी ओलिवा मेयर माओ के पैर पे गोली मार देता है, जिसकी वजह से वो नहीं दौड़ सकता था, इसलिए वो एमिलिया और शिरो के साथ दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है जहाँ पे काफी सारे लोग थे। लेकिन लूसीफर भी वहाँ आ जाता है और माओ पे शूट कर देता है और उसे लगता है कि माओ मर चुका है, इसलिए वो चियो को भी फ्रिज से गिरा देता है। लेकिन एमिलिया चियो को पकड़ लेती है। लूसीफर को लगता है कि वो जीत चुका है, इसलिए वो और नेगेटिव फीलिंग्स को कंज्यूम करने के लिए और अपनी पावर बढ़ाने के लिए ब्रिज को पूरी तरह से तोड़ देता है। लूसीफर को ये नहीं पता था कि ये सब माओ की प्लान है। माओ सबके डर और नेगेटिव फीलिंग्स को अब्सॉर्ब करके अपने डेमोनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तभी चियो को भी होश आ जाता है और माओ को उसके डेमोनिक फॉर्म में देख लेती है, लेकिन उसे डर नहीं लगता। माओ एमिलिया की हेल्प मांगता है, एमिलिया भी अपने हीरो फॉर्म में आ जाती है। अब एमिलिया के बाल सिल्वर हो चुके थे, उसके पास उसका हेवनली आर्मर और सेक्रेट स्वॉर्ड भी आ गई थी, बजाय इस बात के कि उसने अपनी सारी पावर्स अभी गेन नहीं की थी। माओ वहाँ पे एक मैजिकल बैरियर क्रिएट कर देता ताकि उनकी फाइट कोई नहीं देख सके। अब लूसीफर और एमिलिया के बीच में फाइट होने लगती है। लूसीफर एमिलिया से अटैक कर देता है, लेकिन वक्त रहते शिरो वहाँ पे आके उसे बचा लेता है क्योंकि शिरो ने अभी अपनी पावर गेन कर ली थी और वो जनरल एस्ले में बदल चुका था। ओलिवा मेयर भी फाइट में इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्योंकि माओ, शियो और एमिलिया तीनों एक तरफ थे और दूसरी तरफ लूसीफर अकेला था, लेकिन ओलिवा मेयर तुरंत हार जाते हैं। माओ अपनी पावर्स का यूज करके ब्रिज का आराम से धीरे धीरे गिराने की कोशिश कर रहा था ताकि वहाँ पर कम नुकसान हो। इसके बाद माओ लूसीफर को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं
क्योंकि लूसीफर माओ का ही जनरल था, इसलिए माओ से कहीं ज्यादा पावरफुल था। इसके बाद सब चियो को अपनी अपनी आइडेंटिटी बताते हैं और चियो सबका यकीन कर लेती है। लूसीफर माओ से पूछता है कि अब उसकी पावर्स वापस आ गई हैं तो एंटी एस्ला पे रूल क्यों नहीं कर लेता। माओ बोलता है कि इस महीने उसे मेमसी रोनाल्ड में बहुत सारी शिफ्ट करनी है। सीरो हैरान हो जाता है कि माओ को एंटी एस्ला कैप्चर करने की जगह एज अ पार्ट टाइम काम करना है। तभी पोर्टल ओपन होता और एमिलिया के एलिज, एमराल्डा और अल्बार्टे आ जाते हैं। ये दोनों एमिलिया को बताते कि अल्बा मेयर के साथ साथ चर्च भी करप्टेड है। माओ के छोड़ के बाकी सब माओ के घर चले जाते हैं। अब माओ अपनी सारी पावर्स यूज करके सारा डैमेज सही कर देता है और जिसने भी वो फाइट देखी थी उन सबकी याददाश्त मिटा देता है। माओ के घर पे एल्बर्टा बताता है कि उसने ये सारे अर्थक्वेक्स करवाए थे क्योंकि वो एमिलिया को ढूंढ रहा था। चियो को रियलाइज होता है कि वो दो आवाज उसे सुनाई दे रही हैं, वो एल्बर्टा की थी। एल्बर्टा बोलता है कि वो उस इंसान को सिग्नल्स भेज रहा था जो माओ के बारे में ज्यादा सोचता है, इससे पहले कि चर्च और कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर एमराल्डा और अल्बर्ट वापस लौट जाते हैं। अगले दिन माओ चियो को बताता है कि वो अब मैजिकल वर्ल्ड में वापस नहीं जा सकता क्योंकि उसने अपनी सारी पावर्स यूज कर ली हैं, लेकिन उसके पास अभी भी इतनी पावर्स बची हैं कि चियो को याददाश्त मिटा सके। ये सुन के चियो को गुस्सा आ जाता है और मैजिकल वर्ल्ड में एक लड़की चर्च में सबको ये अल्बा मेयर के गायब होने के बारे में बता रही थी। वो बताते कि एमिलिया और सैटर्न भी अभी जिंदा हैं। उसकी रिपोर्ट्स के हिसाब से एमराल्डा अल्बा मेयर की गलत हरकतों और एमिलिया के सर्वाइवल की न्यूज फैला रही होती हैं, जो कि चर्च के लिए परेशानी साबित हो सकती है क्योंकि उन्होंने एमिलिया की डेथ होने की न्यूज के गलत तरीके से फायदा उठाया था। तब उनके पास दो ही ऑप्शन से, या तो अल्बा मेयर की सच्चाई सबको बता दे या एमिलिया, एल्बर्ट और एमराल्डा को खत्म कर दें। अब लूसीफर उशियारा बन के ह्यूमन वर्ल्ड में माओ और शीरो के साथ ही रहने लगा था। अब इशियारा एक हैकर बन चुका था और इंटरनेट की मदद से कुछ भी कर सकता था, जैसे कि एमिलिया को फोन करके परेशान करना। अब एमिलिया उशियारा की शिकायत करने माओ के पास जाती है और वहाँ उसे पता चलता है कि माओ को प्रमोशन हो गया है। चियो मजाक में कहती है कि माओ ह्यूमंस को कैप्चर करने के एक स्टेप क्लोज हो चुका है। माओ एमिलिया को एक्सप्लेन करते कि अभी अल्बा मेयर जेल में है, इसलिए उशियारा को अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखनी पड़ रही है। इसी बीच वो कंप्यूटर पर उस सारे मैजिक पावर्स के बीच में रिसर्च करता रहता है जो अर्थ पर एग्जिस्ट करती हैं। घर पहुंच के उशियारा माओ को एक हाई स्कूल के बारे में बताता है। उस हाई स्कूल में एक सील्ड रूम है जहां कहा जाता है कि डीमन लॉक्ड है। इत्तेफाक से चियो उसी हाई स्कूल में पढ़ती है। माओ चियो की हेल्प मांगता है ताकि वो रात में स्कूल में एंटर कर सके। चियो भी तुरंत हेल्प करने के लिए मान जाती है। रात में चियो माओ और शीरो को स्कूल के अंदर ले जाती है और इन्हें वहाँ की डरावनी कहानियों के बारे में बताती है। वो बताते कि बहुत टाइम पहले उस रूम में एक स्टूडेंट गायब हो गया था और तब से वो रूम लॉक्ड है। तभी माओ के फोन बजने लगते हैं और वो अपनी रिंगटोन से डर जाता है। उशियारा कॉल पे बताता है कि वहाँ की मैग्नेटिक फील्ड स्टेबलाइज्ड हो गई है और हो सकता है कि उन्हें वहाँ पे कुछ सुपरनैचुरल पावर देखने को मिले। तभी वहाँ उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उन्हें लगता है कि आवाज डीमंस की वजह से हुई है, लेकिन वहाँ कोई डीमन नहीं बल्कि एमिलिया थी। वो लोग एमिलिया को अपने प्लान के बारे में बताते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। एमिलिया उन्हें गुस्से में फॉलो करने लगती है और रास्ते में एक ह्यूमन ऑटोमेटिकल मॉडल को भी तोड़ देती है क्योंकि उसे लगता है कि वो एक डीमन है। फाइनली वो लोग सील्ड रूम तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उन्हें बहुत सारे खाली फूड पैकेट्स मिलते हैं और वहाँ एक गेमिंग सिस्टम भी था। तभी इन्हें उशियारा का कॉल आता है और वो इन्हें गेमिंग सिस्टम लाने को कहता है। सबको गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसने इन सबको सिर्फ एक गेमिंग सिस्टम लाना भेजा था। अब ये सब स्कूल से बाहर निकल आते हैं बिना ये रियलाइज किए कि कोई उन्हें देख रहा है। अगले दिन कोई माओ और शीरो के पड़ोस में शिफ्ट हुआ था। घर पहुंच के माओ एक लड़की का ट्रेडिशनल जापानीज कपड़ों में देखता है। वो लड़की सीढ़ियों से गिर रही होती है कि तभी माओ उसे पकड़ लेता है। अगले दिन वो लड़की खुद से इंट्रोड्यूस करती है। उसका नाम शुनोजो कामाजी था और वो बहुत ही शुद्ध जापानीज में बात कर रही थी। वो इन दोनों को बताते कि लैंड लेडी ने उसे कहा था कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम हो तो इन दोनों से हेल्प मांग सकती है। एमिलिया अपने घर से एमराल्डा को कॉल करती है और उसे एनर्जी की ड्रिंक के बॉक्स के बारे में पूछती है जो एमराल्डा ने उसे भेजा था। एमराल्डा बताती कि वो विटामिन्स हैं जो एमिलिया की पावर्स को रीजनरेट करने में मदद करेंगी। अगले दिन शीरो बीमार पड़ जाता है और घर के सारे काम उशियारा करता है और कामाजुकी उसकी हेल्प करती है। एमिलिया इन पे नजर रखती है, लेकिन इन्हें ये बात पता चल जाती है। एमिलिया वहाँ से भागने लगती है और जल्दी वो सीढ़ियों से गिरने वाली थी, लेकिन माओ हमेशा की तरह उसे पकड़ लेता है। एमिलिया को जैसे ही रियलाइज होता है वो माओ को मारने लगती है। इसके बाद ये लोग कामाजुकी को बनाया हुआ खाना खाते हैं और एमिलिया और माओ हमेशा की तरह बहस कर रहे होते हैं। कामाजुकी कहती कि वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज लग रहे हैं और एमिलिया तुरंत मना कर देती है। एमिलिया को कामाजुकी में चियो नजर लगने लगती है। एमिलिया कामाजुकी से पूछती कि क्या वो माओ को पसंद करती है। कामाजुकी उसे रूम से बाहर लेके जाती है और हाँ कह देती है। एमिलिया से माओ से अलर्ट रहने को कह देती है। कामाजुकी बताते कि भले उसे देखने में ऐसा नहीं लगता, लेकिन वो एक वॉरियर है,
एमिलिया को ये सुन के थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन फिर वो कामाजुकी को अपना एड्रेस और फोन नंबर दे देती है ताकि जरूरत पड़ने पे कामाजुकी से कांटेक्ट कर सके। जाते जाते एमिलिया माओ को वार्न करते हुए जाती है कि वो कामाजुकी को कोई नुकसान न पहुंचाए। अब माओ अपनी जॉब पे होता और एमिलिया फिर से उसे अपनी नजर रख रही होती है। तभी उसे एमरेल्डा को कॉल आ जाता है और एमिलिया उसे मैजिकल वर्ल्ड के बारे में पूछती है। एमरेल्डा उसे बताते कि चर्च मिशनरी ऑल्बा मेयर का सच छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है कि उसे मारने के लिए जापान जाए, तो इसलिए एमिलिया को अलर्ट रहना चाहिए। MC रोनाल्ड की मैनेजर माओ को समझा रही थी कि उसे उसका काम कैसे करना है, क्योंकि अब उसका प्रमोशन हो गया था और वो शिफ्ट मैनेजर बन गया था। अब माओ कामाजुकी को प्रिपेयर किया हुआ लंच करने लगता है और चियो ये देखकर शॉक हो जाती है कि उसका लंच हार्ट शेप में प्रिपेयर किया हुआ था। यहाँ कॉन्वेंट स्टोर में कोई एमिलिया पर अटैक कर देता है। वो एमिलिया पर वॉयलेट रेस से अटैक कर रहा था, लेकिन एमिलिया अपनी सेक्रेट स्वॉर्ड की मदद से खुद को बचा लेती है। तभी वहाँ कन्वीनियंट स्टोर का कैशियर आ जाता है और उस आदमी की वहाँ से भगा देता है। एमिलिया को चियो का कॉल आता है और रोते हुए एमिलिया को लंच और हार्ट शेप के बारे में बताती है। अगले दिन ये दोनों माओ के घर जाते हैं, क्योंकि चियो को जानना था कि वो लंच किसने बनाया था। अब इन्हें पता चलता है कि शीरो की तबीयत खराब होने लगी वजह से कामाजुमी इनके लिए खाना बना रही थी। चियो को ये जानने के बाद थोड़ा बेटर फील होता है और अब ये सब कामाजुमी का बनाया हुआ खाना खाने लगते हैं। कामाजुकी बताते कि वो अपने लिए जॉब ढूंढ रही है। इस पे माओ उसे MC रोनाल्ड में काम करने के लिए ऑफर देता है। एक्चुअली माओ को नहीं पता था कि चियो उसे पसंद करती है। कामाजुकी कहती कि वो इसके बारे में जरूर सोचेगी। इसके कामाजुकी बताते कि उसके पास सिर्फ ट्रेडिशनल जापानीज ही कपड़े हैं, इसलिए एमिलिया उसे कपड़े दिलाने ले जाती है। माओ चियो को उसके घर छोड़ने जाता है। रास्ते में चियो कहती है कि क्योंकि कामाजुकी ऊपर घर नहीं है, इसलिए वो माओ के लिए लंच लेते आएगी। इस पे माओ राजी हो जाता है, पर वो हिचकिचाते हुए पूछता है कि क्या चियो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो डीमन है। इस पर चियो कहती कि शुरू में उसे ये बात थोड़ा परेशान कर रही थी और एमिलिया ने भी उसे माओ के बारे में बताया था, पर क्योंकि वो माओ को तब से पसंद करती जब से उसे रियलिटी नहीं पता थी, इसलिए वो किसी और के कहने पे माओ को पसंद करना नहीं छोड़ेगी। तभी कामाजुकी यहाँ आ जाती है, सारी बातें सुन लेती है। चियो से देख के बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। कामाजुकी माओ से कहते कि उसे भरोसा नहीं हो रहा कि माओ किसी की फिक्र कर रहा है। इसके बाद कामाजुकी स्टेशन चली जाती है, जहाँ पर एमिलिया उसका इंतजार कर रही थी। कामाजुकी एमिलिया को बताते कि उसने कभी भी ट्रेन नहीं देखी थी। एमिलिया हैरान हो जाती है और उससे पूछती कि वो कहाँ से आई है, और यहाँ में हमें पता चलता है कि कामाजुकी भी एंटी एस्ला से है और पोर्टल की मदद से आई है। यहाँ पे ये दोनों हैरान हो जाते हैं कि दोनों ही एंटी एस्ला से आए हुए हैं। एमिलिया को लगता है कि कामाजुकी ही इंसान है जो जापान में एमिलिया को मारने के लिए आई है, जैसा एमरेल्डा ने बताया था। लेकिन कामाजुकी इस बात से साफ इनकार कर देती है और बताती कि उसका असली नाम क्रॉसबेल है और वो डॉक्टरनल करेक्शन काउंसिल की हैंड इन्वेस्टिगेटर है और वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए आई है कि एमिलिया द हीरो डीमन लॉर्ड सैटर्न के साथ मिलकर तो काम नहीं कर रही है। एमिलिया इस बात से साफ इनकार कर देती है और बोलते कि उन्हें कई शांत जगह पर चल के बात करनी चाहिए। इसके बाद ये लोग ट्रेन पकड़ लेते हैं और रास्ते में कामाजुकी मॉडर्न जापान की टेक्नोलॉजी देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वो ये सब पहली बार देख रही थी। इसके बाद ये लोग कैफेटेरिया पहुंचते हैं और वहाँ पर ये दोनों ऑल्बा मेयर को बारे में बात करने लगते हैं। फिर कामाजुकी एमिलिया को बताते कि सारे चर्च ऑल्बा मेयर के साइड से नहीं है और साथ में कामाजुकी एमिलिया को ऑफर देते कि वो दोनों साथ मिलकर डीमन लॉर्ड सैटर्न को हरा सकते हैं, लेकिन एमिलिया उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करती। एमिलिया कहते कि वो इस इंसान पर ट्रस्ट नहीं कर सकती और जो कि ऑल्बा मेयर को साइड से आता है। इसके साथ एमिलिया कामाजुकी को वार्न करती कि माओ के खिलाफ कोई भी ट्रिक्स यूज ना करे, क्योंकि भले ही अभी उसके पावर्स नहीं है, लेकिन वो अभी भी डीमन किंग सैटर्न ही है और वो आराम से कामाजुकी को ढूंढ लेगा। और जाने से पहले एमिलिया कामाजुकी को कुछ मैगजीन भी देते हुए जाती है ताकि वो मॉडर्न जापान के फैशन सेंस को समझ सके। यहाँ दूसरी तरफ MC रोनाल्ड क्राइसिस का सामना कर रही होता है, क्योंकि उसके अपोजिट में SFS नाम का एक रेस्टोरेंट उनके कम्पीट कर रहा है, उनके कस्टमर्स छीन रहा था। यहाँ माओ अपना बेस्ट ट्राई कर रहा होता है ताकि वो अपने कस्टमर्स को वापस बुला सके। इसके साथ माओ शीरो को FSC में टकाजाकी करने के लिए भेज देता है, क्योंकि SFC का मैनेजर बहुत ही सस्पिशियस टाइप इंसान था। जब एमिलिया अपने काम से छुट्टी लेकर बाहर आ जाती है तब उसके गेट पे कामाजुकी मिलती है और वो यहाँ कामाजुकी अपने साथ कुछ खाने पीने की चीजें भी ऐसे लाई हुई थी। वो एमिलिया को बताते कि उसे MC रोनाल्ड जाना है और माओ से मिलने के लिए। एमिलिया थोड़ी रिक्वेस्ट के बाद मान जाती है और उसकी दोस्त रिके भी उसके साथ चलने के लिए कहती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसे एक लव ट्रायंगल देखने को मिल सकता है। अब MC रोनाल्ड को खाली देखकर ये लोग SFC में चले जाते हैं। यहाँ रिका एमिलिया से पूछते कि वो और माओ एक दूसरे से कैसे मिले। यहाँ MC रोनाल्ड में माओ सोच रहा होता है कि वो कैसे कस्टमर्स को वापस लाए और SFC में शीरो एमिलिया और कामाजुकी से टकरा जाता है और अपने सर यानी कि माओ को बिहाफ पे उन लोगों को ऑफेंस कर देता है।
कि वो लोग उसके दोस्त होते हुए भी एसएफसी में आए हैं, लेकिन एमिलिया कहते कि वो लोग जो भी कहेगा एमिलिया उसके बिल पे कर देगी। तो शीरो भी वहाँ उन लोगों को शांत करने के लिए बैठ जाता है, लेकिन एमिलिया कहते कि शीरो को रिका की क्यूरियोसिटी को शांत करना होगा कि एमिलिया और माओ उसे कैसे मिले थे। इसके बाद शीरो माओ और एमिलिया के बारे में बनावटी कहानी सुनने लगती है। वो बताता कि माओ और एमिलिया पहले अलग अलग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन चलाते थे और वो लोग अक्सर इन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए लड़ते रहते थे। फिर एक टाइम पे एमिलिया ने माओ को हरा दिया और माओ कंगाल हो गया। इसके बाद माओ पे बहुत कर्जा हो गया। तो शीरो की कहानी के हिसाब से माओ एमिलिया से नफरत करता है और एमिलिया अक्सर उनसे मिलने आती है। यहाँ रिका को समझ नहीं आ रहा होता कि वो दोनों इतने यंग होने के बावजूद कॉर्पोरेशंस कैसे चला रहे थे। फिर वो शीरो पे यकीन कर लेती है और शीरो से कहती है कि अगर वो माओ के साथ नहीं होता तो माओ अकेले सब कंटिन्यू नहीं कर पाता। तो इस पे शीरो रिका को थैंक्स कहता है और अब क्योंकि शीरो ने रिका की क्यूरियोसिटी शांत कर दिया था तो एमिलिया शीरो को खाने के लिए पे करने चली जाती है और उसे वहाँ एसएफसी का मैनेजर मिल जाता है। और तब एमिलिया को एहसास होता है कि वो मैनेजर बहुत क्रीपी और सस्पिशियस टाइप का इंसान है। अब शीरो माओ एसएफसी के बारे में सब बताता है कि लेकिन उसकी बातें सुन के ऐसा लग रहा था कि वो खुद एसएफसी से इम्प्रेस हो गया था। तभी वो तीनों लड़कियां वहाँ आ जाती हैं और वो माओ के उनका ऑर्डर लेने के लिए चला जाता है। रिका माओ से पूछती कि वो अपने कंपटीशन को कैसे बीट करेगा। माओ बताते कि वो काफी कोशिश कर चुका है, जैसे कि टेम्पलेट्स बांटना और भी बहुत कुछ चीजें, लेकिन कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था। लेकिन उसके पास एक और आइडिया था। वो एक बुढ़े आदमी से कुछ बैम्बू ट्रीज मांगता है और माओ अक्सर अपने नेबरहुड को क्लीन करने में इस आदमी की मदद किया करता था, इसलिए आदमी भी माओ की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद उसे अपने कोवर्कर्स को उस बैम्बू ट्रीज को बाहर लगा के डेकोरेट करने को बोलता है ताकि लोग अट्रैक्टेड हो। इन बैम्बू ट्रीज पे लोग अपनी विशेष लिखने को टांग सकते थे और जो भी बैम्बू पे अपनी विश लिख के टांगता उसके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट भी रखा गया था। उसकी ये तरकीब काफी काम आ गई और अब काफी लोग दोबारा से एमसी रोनाल्ड में आने लगे थे। कामाजुकी चुपचाप वहाँ खड़ी ये सब देख रही थी कि एक डेविल इतना अच्छा कैसे हो सकता है। अगले दिन मैनेजर माओ को बताते कि उसे एमसी रोनाल्ड की दूसरी ब्रांच में हेल्प करने के लिए जाना होगा, जो कि पार्क में है। रात में डिनर करते वक्त उशिहारा उस प्लेस को इन्वेस्टिगेट करते हैं जहाँ पर माओ जाने वाला था। वो बताते कि वहाँ पे एक रेप्टाइल एग्जीबिशन होने वाली है और वो साथ ही एक हॉन्टेड हाउस को इनॉग्रेशन भी होने वाला है, जो कि एक जापान का मोस्ट हॉन्टेड हाउस है। उशिहारा कहता है कि वहाँ डरे हुए लोगों से काफी सारा मैजिक इकट्ठा किया जा सकता है। ये सुन के शीरो भी माओ के साथ वहाँ जाने को बोलता है। तभी एमिलिया को उसके घर पर 2 कॉल्स रिसीव होते हैं। पहला तो चियो का था, जो कि एमिलिया को अपने साथ चलने को बोलती है जहाँ माओ और चियो जा रहे थे, इसलिए चियो से इनवाइट करती है और एमिलिया उसे हाँ कर देती है। दूसरा कॉल कामाजुकी का था। वो एमिलिया को बताते कि माओ ने पार्क से मैजिक कलेक्ट करने का प्लान बनाया है, इसलिए एमिलिया को उस पर नजर रखनी चाहिए। एमिलिया जवाब में कहते कि हाँ, वो माओ और चियो को साथ जा रही है। अगले दिन माओ एमसी रोनाल्ड की दूसरी ब्रांच में चला जाता है और उसकी मैनेजर ये देखकर काफी खुश हो जाती है कि माओ काफी अच्छे से चीजों को हैंडल कर रहा होता है। अब माओ यहाँ अपने काम में लग गया था और बाकी तीनों लड़कियां अपने घूम रही होती हैं। दूसरी तरफ घर पे शीरो की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो रही थी। अब तीनों लड़कियां हॉन्टेड हाउस में चली जाती है, जहाँ पे चियो बहुत आसानी से डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। लेकिन कामाजुकी और एमिलियो भी वहाँ पे घूम रहे थे, पर थोड़ी देर में वो दोनों भी एक छोटी बच्ची से डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद ये तीनों रेप्टाइल एग्जीबिशन की तरफ जाते हैं। तीनों के पास अंदर न जाने के अपने अपने रीजंस थे। चियो को रेप्टाइल से फोबिया था। एमिलियो को हीरो होने की वजह से कई बड़े बड़े रेप्टाइल से लड़ना पड़ता था। कामाजुकी को ट्रेनिंग के वक्त रेप्टाइल्स खाने पड़े थे, इसलिए कामाजुकी को भी रेप्टाइल्स नहीं देखना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो तीनों एग्जीबिशन में चले जाते हैं। दूसरी तरफ अम्यूजियम पार्क में माओ एक ऑर्डर लेके जाता है। वहाँ पे छोटा सा सड़ाओ नाम का मंकी था, वो खो गया था और वो लोग उसे ढूंढने लगते हैं। सड़ाओ को कहीं से एलिगेटर केज की चाबी मिल गई थी और वो जाकर उस केज को खोल देता है। अब एलिगेटर इस केज से निकल जाते हैं और थोड़ी देर बाद सड़ाओ को ओनर सड़ाओ को ढूंढ लेता है। कुछ देर बाद एलिगेटर्स पूल के अंदर आ जाते हैं। एलिगेटर्स को देख के वहाँ बहुत ज्यादा भगदड़ मच जाती है और सब डर जाते हैं। माओ सारे डार्क इमोशंस को कंज्यूम कर लेता है और उसे अपनी पावर्स रीजनरेट करता है। ये देख के कामाजुकी को लगता है कि माओ इन पावर्स को कुछ गलत करने के लिए यूज करेगा, लेकिन वो देख के हैरान हो जाती है कि माओ से मैजिक का एलिगेटर्स को हिप्नोटाइज करने के लिए यूज करता है ताकि वो लोगों में और ज्यादा डर ना फैलाए। माओ उन्हें हिप्नोटाइज करके रोक देता है और कामाजुकी ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अब किसी तरह दिन बीत जाता है और उसके बाद सब ठीक हो जाता है। तीनों लड़कियां साथ में घर के लिए निकलती हैं। यहाँ चियो और एमिलिया काफी खुश थे। चियो इसलिए खुश थी क्योंकि उसे माओ की एक कूल साइड देखने को मिली। एमिलिया इसलिए खुश थी क्योंकि उसे अपनी बोरिंग चल रही लाइफ में बहुत दिनों बाद इतने मजे किए। लेकिन दूसरी तरफ कामाजुकी अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज क्या हुआ।
अब ट्रेन से उतरते वक्त कामाजुकी को कुछ व्हाइट फेदर्स दिखते हैं और उसे एक लड़का दिखता है। उस लड़के ने हुडी पहनी हुई थी और उसके सफेद पंख थे। तभी वो अपने पंख फैलाकर वहां से गायब हो जाता है। अब अगले दिन माओ शीरो के लिए काफी परेशान था क्योंकि उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। उसके अगले दिन माओ की लैंडलेडी उनको बहुत सारे पैकेजेस भेजती है क्योंकि उन पैकेजेस में जो भी सामान था उसे वो नेबरहुड एसोसिएशन संबर बाजार में नाम के एसोसिएशन के साथ मिलाकर बेचना चाहती थी। दूसरी तरफ कामाजुकी उसे सफेद पंख वाले लड़के के बारे में सोच रही थी जो उसे स्टेशन पर दिखा था। वो लड़का उसे देख डेथ बॉल के नाम से जानता था क्योंकि एंटा एस्ले में कामाजुकी उन लोगों को मारने की इंचार्ज थी जो कि चर्च के खिलाफ जाते हैं। अब चियो उन सारे पैकेजेस को अनबॉक्स करने में माओ की मदद करने जाती है। अब एमिली और कामाजुकी को भी फिर हेल्प करने जाना पड़ता है। बाद में सब मिलकर सारी चीजों को सक्सेसफुली बाजार तक ले जाने और बेचने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद सारे काम खत्म करके माओ और एमसी रोनाल्ड चला जाता है और कामाजुकी खुद को उस हुडी वाले इंसान के साथ अकेला पाती है। अब कामाजुकी और हुडी वाला इंसान कामाजुकी को बोलता है कि उसे अपना मिशन पूरा करना होगा, उसे डेविल को मारना होगा क्योंकि आखिर में कामाजुकी के हाथ चर्च के गलत फैसलों की वजह से खून से रंगे हुए हैं, क्योंकि चर्च की वजह से कामाजुकी ने ना चाहते हुए भी बहुत सारे बेगुनाह लोगों को मारता था। दूसरी तरफ शीरो की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। ओशियारा उसे एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहता है पर शीरो ये देख के मना कर देता है और उसके ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे। यहाँ एमिली और चियो कामाजुकी को ढूंढ लेते हैं और उसे एमसी रोनाल्ड में खाना खाने के लिए इनवाइट करते हैं, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली कामाजुकी चियो से कहती है कि उसे माओ से क्लोज नहीं होना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही जल्द माओ को मार देगी। साथ में कामाजुकी ये भी बोलते कि माओ फ्यूचर के लिए खतरा साबित हो सकता है क्योंकि उसने अपने किसी तरह के मैजिक का यूज करके लोगों को एमसी रोनाल्ड में अट्रैक्ट कर लिया था। हो सकता है ऐसे किसी दिन पूरे वर्ल्ड में अपने कब्जा कर ले और कामाजुकी ये नहीं होने दे सकती। इसके साथ ही वो जापान से एंटे एस्ला के सारे ट्रेटेड मिटा देगी। चियो की मेमोरी भी इस बात से चियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कामाजुकी को सारे अच्छे काम बताती है जो माओ ने जापान आने के बाद किए थे, लेकिन कामाजुकी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ माओ को उन गलत कामों को ले मारना चाहती है जो उसने और उसकी आर्मी ने मैजिकल वर्ल्ड में किए थे और ये कोई भी रीजन नहीं सुनना चाहती। इसके बाद एमिलिया और उस डिस्कशन को वहीं रोक देती है और कामाजुकी से कहते कि वो भी माओ को हराना चाहती है पर वो चियो को हर्ट नहीं करना चाहती। एमिलिया एक हीरो है और वो एक ऐसा सॉल्यूशन निकालना चाहती जिससे वो बिना किसी को हर्ट किए माओ को हरा सके, लेकिन कामाजुकी कोई और रास्ता नहीं ढूंढना चाहती, ना ही वो किसी और रास्ते के बारे में जानती है। वो चीजों को सही करने के लिए लोगों को मार देती है। यहाँ इन लोगों को डिस्कशन खत्म हो जाता है और वो कामाजुकी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद चियो और एमिलिया भी वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ चियो को कामाजुकी से बहस करने में बुरा फील हो रहा था क्योंकि वो एंटे एस्ला के बारे में कुछ भी नहीं जानती है। तभी अचानक से कन्वीनियंट स्टोर वाला इंसान जिसने पहले भी एमिलिया पे अटैक किया था वो उस पर दोबारा अटैक करता है और इसके बारे में अपने मास्क उतार देता है। ये इंसान और कोई नहीं एसएफसी का मैनेजर था और इसका असली नाम था आर्करल सीरियल। अब एमिलिया अपनी सेक्रेट स्वॉर्ड से उसे अटैक करती है लेकिन सीरियल का अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होते थे। इसके बाद वो अपनी हुडी और उतार देता है और अपने पंखों की मदद से उड़ने लगता है। सीरियल बहुत आसानी से एमिलिया को हरा देता है। चियो माओ को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन माओ फोन नहीं उठा रहा होता, इसलिए चियो माओ को बुलाने के लिए एमसी रोनाल्ड जाने लगती है। तब अचानक कामाजुकी चियो के सामने आ जाती है। चियो को लगता है कि कामाजुकी उसकी मदद करेगी लेकिन वो ऐसा नहीं करती। ये देख के चियो कामाजुकी पे चिल्लाने लगती है। वो भी किसी डीमन से कम नहीं है क्योंकि वो एमिलिया को धोखा दे रहे हैं। एमिलिया उनके ग्रुप का पार्ट है लेकिन फिर भी कामाजुकी एमिलिया के साथ नहीं दे रही है। ये सुन के कामाजुकी को काफी बुरा लग रहा था पर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। अब कामाजुकी चियो को चुप कराने के लिए उसे अपने बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ एमसी रोनाल्ड में चाओ देखता है कि चियो ने उसे कई बार कॉल किया था। तभी उसे चियो की मॉम का कॉल आ जाता है और वो माओ से पूछती है कि चियो कहाँ है। इसके बाद माओ उससे इशारा करके कॉल करके चियो के बारे में पूछता है और एमिलिया को ट्रैक करने के लिए कहता है। तभी ओशियारा बताता है कि एसएफसी का मैनेजर सिर्फ एक फिक्शनल कैरेक्टर है और ऐसा कोई भी इंसान एग्जिस्ट नहीं करता। थोड़ी देर में ओशियारा एमिलिया को ट्रैक करता है और बताता है कि वो गवर्नमेंट ऑफिस में है। माओ को रियलाइज होता है कि क्या हो रहा है और जल्दी से गवर्नमेंट ऑफिस की तरफ निकल पड़ता है जहां शीरो की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने की वजह से उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है। शीरो भी उसी हॉस्पिटल में था जहां पे ऑल्बा मेयर को रखा गया था। अब शीरो की हालत पहले से बेटर थी तो वो टहलने के लिए अपने रूम से बाहर निकल जाता है, लेकिन बाहर निकलती उसका सामना ऑल्बा मेयर से हो जाता है। ऑल्बा मेयर शीरो को बहुत बुरी तरह मारते हैं और उसका कार्ड लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उस कार्ड में उसका होम एड्रेस भी दिया था और वो सीधा माओ के घर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफिस की छत पर सीरियल एमिलिया को बहुत बुरी तरह टॉर्चर कर रहा था। वो एमिलिया से उसकी सेक्रेट स्वॉर्ड लेना चाहता है लेकिन एमिलिया किसी भी कीमत पे अपने स्वॉर्ड देने को तैयार नहीं हो रही थी। सीरियल के मुताबिक हेवन के एमिलिया के स्वॉर्ड वापस चाहिए लेकिन एमिलिया सीरियल से चियो को छोड़ने के लिए कहती है और एमिलिया को टॉर्चर करना कंटिन्यू करती है।
यहाँ माओ गवर्नमेंट ऑफिस तक पहुंच गया था, लेकिन एक मैजिकल बैरियर उसे उस एरिया में एंटर करने से रोक लेता है। यहाँ पर सीरियल को रियलाइज होता है कि वो माओ वहाँ पहुंच गया है, इसलिए वो कामाजुकी को ऑर्डर देता है कि माओ को मार दे। एमिलिया कामाजुकी को ऐसा करने से मना करती है, लेकिन कामाजुकी ना चाहते हुए माओ को मारने के लिए चली जाती है। कामाजुकी माओ को देखते ही उस पर लगातार अटैक करने लगती है, लेकिन माओ उन सारे अटैक से बच जाता है और अपनी यूनिफॉर्म उतार देता है ताकि लड़ने के दौरान यूनिफॉर्म खराब ना हो जाए। माओ कामाजुकी को बताता है कि उसे कामाजुकी के बारे में हमेशा से पता चला था, लेकिन माओ उसे अभी तक कुछ भी नहीं कह रहा था क्योंकि माओ को लगता था कि कामाजुकी हार्मलेस है। माओ जानता था कि कामाजुकी के दिए खाने की वजह से ही शीरो की तबीयत खराब हुई है, फिर भी उसने इस बात को जाने दिया था। लेकिन अब कामाजुकी बहुत आगे जा चुकी थी क्योंकि वो चियो और एमिलिया को भी इन सब में इन्वॉल्व कर रही थी। माओ कहता है कि उसके लिए कामाजुकी और अल्बा मेयर दोनों डीमंस ही हैं क्योंकि वो दोनों की पावर्स के लिए लोगों को सेक्रीफाइस कर सकते हैं। ये सब सुन के कामाजुकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और माओ को उठा के फेंक देती है, लेकिन वो उसे जान से नहीं मारती। यहाँ पे माओ को रियलाइज होता है कि कामाजुकी भी सीरियल से छुटकारा पाना चाहते हैं। दूसरी तरफ अल्बा मेयर माओ को घर जाकर ओशियारा से कहता है कि वो अभी भी उसे हेवन भेज सकते हैं, लेकिन उसके लिए ओशियारा को दोबारा से उनकी मदद करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफिस की छत पे सीरियल एमिलिया को अनड्रेस करने की कोशिश करता है ताकि वो सीधा एमिलिया की बॉडी से उसकी सेक्रेट स्वॉर्ड निकाल सके, लेकिन चियो और एमिलिया दोनों बुरी तरह सीरियल की इंसल्ट करने लगते हैं। सीरियल को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि वो अब पहले चियो की बॉडी को इंस्पेक्ट करेगा। तब एमिलिया उसे वार्न करते हुए कहते कि चियो एमसी रोनाल्ड में काम करती है और माओ उसका मैनेजर है। एक मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वो अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखे, तो अगर सीरियल ने कुछ भी किया तो माओ उसे नहीं छोड़ेगा। सीरियल को कुछ भी समझ नहीं आता, उसे ये सब बकवास लग रहा था, जबकि माओ सच में वहाँ आ रहा था, लेकिन उसे टाइम लग रहा था क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिस की लिफ्ट खराब थी और माओ सीढ़ियों से आ रहा था। माओ वहाँ पे पहुंच जाता है और वो भी वही सेम चीज दोहराता है जो थोड़ी देर पहले एमिलिया ने कही थी। ये सुन के चियो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि माओ पर्सनल रीजंस की वजह से बचाएगा, लेकिन वो तो उसे प्रोफेशनल रीजंस की वजह से बचा रहा था। अब यहाँ पर सीरियल माओ पर अटैक करने के लिए लगता है जो बहुत ही पावरफुल थे और माओ कुछ भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके पास कोई भी मैजिक नहीं था। लेकिन सिचुएशन जल्दी चेंज होने वाली थी क्योंकि दूसरी सिटी में अल्बा मेयर बैठा हलीवा के नाम का एक पोर्शन पी लेते हैं, जिसे पीने के बाद उनकी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और वो एक स्पेल करते हैं जिसकी वजह से आसमान हरा हो जाता है और मून का साइज बढ़ने लगता है। सारी सिटी पैनिक करने लगती है। माओ उन सारी फीलिंग्स को अब्सॉर्ब करके लेता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है किंग सैटर्न में। उसकी सारी डिमोनिक पावर्स उसके पास आ जाती हैं और वो एमिलिया को फ्री कर देता है। माओ चियो को कामाजुकी के भरोसे छोड़ देता है और ये देख के सीरियल के बहुत गुस्सा आ जाता है कि कामाजुकी उसकी सर्वेंट होते हुए भी डेविल की साइड पे है। इस पे कामाजुकी कहते कि माओ ने अभी तक अर्थ में कुछ भी गलत नहीं किया है। दूसरी तरफ ओशियारा अल्बा मेयर से कहता है कि उसका हेवन अर्थ पे ही है जहाँ पे वो खुल के रह सकता है और इंटरनेट यूज कर सकता है। तब अल्बा मेयर को रियलाइज होता है कि ओशियारा उनके साइड से नहीं है। ये कहते हुए ओशियारा उन्हें एक ही पंच में हरा देता है। इधर माओ और सीरियल आमने सामने थे। माओ सीरियल को ऑप्शन देता है कि या तो वो चुपचाप चले जाए या फिर दोनों फाइट करे। सीरियल कहता है कि माओ को हरा कर ही जाएगा। वो दोनों लड़ना शुरू करते हैं और माओ अपनी डिमोनिक स्ट्रेंथ से सीरियल को बहुत बुरी तरह मार देता है और इसी के साथ माओ एमिलिया को मलबे से बचा लेता है। अब एंड में माओ एक ह्यूज डिमोनिक स्वॉर्ड को एक्टिवेट करता है और सीरियल को हरा देता है। अब फाइट खत्म होने के बाद माओ को रियलाइज होता है कि सिटी में बहुत ज्यादा तोड़फोड़ हो चुकी है। अफरा तफरी का माहौल है और उसे दोबारा अपनी सारी पावर्स यूज करके सब कुछ सही करना होगा। तभी यहाँ पर शीरो आ जाता है और वो बहुत लेट हो गया था क्योंकि वो घर पे चला गया था और अपने डिमोनिक कपड़े लेने के लिए। इस पे माओ उस पे चिल्ला देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो गई थी और माओ चियो से कहता है कि उसे वापस एंटला एसला जाना पड़ेगा। वो दोनों साथ में नहीं रह सकते क्योंकि वो दोनों अलग अलग वर्ल्ड से हैं। माओ जाने लगता है और चियो रोने लगती है। इतने में चियो की आंखें खुल जाती है। चियो को रियलाइज होता है कि वो अपने सपने देख रही थी। असल में हुआ ये था कि माओ ने अपनी पावर्स यूज करके शहर में सब कुछ रिस्टोर कर दिया था। ये सब करने के बाद माओ एंटी एस्ला का पोर्टल खोल के सीरियल को पोर्टल में फेंक देता है, लेकिन माओ ने जो विशेष वाले बैम्बू ट्रीज को कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए लगवाए थे वो पोर्टल की तरह काम करने लगे थे। इसलिए जब माओ ने सीरियल को पोर्टल में फेंका तो वो बैम्बू ट्रीज को जरिए एमसी रोनाल्ड में पहुंच गया। अब एमसी रोनाल्ड की मैनेजर उसे देख लेती है तो चियो और माओ मैनेजर को एक्सप्लेन करते कि एसएफसी का मैनेजर है। मैनेजर भी इनकी बात मान जाती है। दूसरी तरफ एमिलिया को सपना आता है कि माओ ने पूरे अर्थ में अपना कब्जा कर लिया है और दोबारा से बुरा बन गया है, इसलिए माओ पर नजर रखने के लिए उसके घर चली जाती है। लेकिन वहाँ पे उसे पता चलता है कि कामाजुकी और चियो लड़ रहे होते हैं कि कौन माओ को अपने हाथ से खाना खिलाएगा। तभी वहाँ शीरो आ जाता है और वो माओ से कुछ दिनों की छुट्टी मांगता है। एमिलिया अपने घर जाकर
एमेरिल्डा को वार्न करती है कि वो अलर्ट रहे, हो सकता है शीरो डीमन रियल्म विजिट करे और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती तो एमेरिल्डा एमिलिया को इन्फॉर्म कर दे। एमिलिया का शक तब बढ़ जाता जब वो माओ को घर पर नजर रख रही होती है। वो देखते कि माओ के घर पर बहुत सारे पैकेजेस आए हुए हैं। एमिलिया को लगता है कि सारे पैकेजेस डीमन रियल्म से आए हैं। कुछ टाइम बाद एमेरिल्डा एमिलिया को कॉल करके बताते कि वहाँ सब ठीक है। दूसरी तरफ चियो को भी लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि माओ ने मैनेजर से अपनी शिफ्ट चेंज करने की रिक्वेस्ट करी, जो कि माओ नॉर्मली नहीं करता। चियो माओ से पूछती कि क्या वो डीमन रियल में वापस जाने वाला है। इस पे माओ ये बोल के मना कर देता कि उसके पास इतना मैजिक नहीं बचा कि वो एंटी एस्ला वापस जा सके। इसलिए चियो पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। इस पे माओ बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। अगले दिन एमिलिया और चियो माओ का पीछा करते हैं। तभी इन दोनों को पता चलता है कि माओ एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है, क्योंकि उसने उन ट्रैक्टर्स के पैसे चुकाने हैं जो उशियारा ने एमिलिया और कामाजुकी पे इंस्टॉल किया था। एमिलिया को उस पे लगा हुआ ट्रैकर मिल जाता है और वो गुस्से में ट्रैकर को तोड़ देती है। वो माओ से कहती कि उसने अभी भी पैकेजेस के बारे में नहीं बताया है, पर असल में माओ को भी पैकेजेस के बारे में कुछ पता नहीं था। तो वो तीनों माओ के घर जाते हैं और वहाँ इन्हें पता चलता है कि एक सेल्समैन उसने उशियारा को अपने जाल में फंसा के उसे बहुत सारा सामान बेच दिया था। अब माओ उस कंपनी में सामान वापस करने के लिए कॉल करता है, लेकिन कोई बात नहीं बनती। माओ और एमिलिया दोनों कंपनी में जाते हैं और वो दोनों वहाँ शीरो को देखकर हैरान हो जाते हैं। शीरो बताता है कि वो वहीं पर काम करता है। शीरो पूरी बात सुनकर कहता है कि शायद उशियारा के साथ स्कैम हुआ है। तभी वहाँ पे मैनेजर आ जाता है और बताता है कि उशियारा ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इन्हें सारे सामान की पेमेंट करनी ही पड़ेगी। घर लौटते वक्त एमिलिया को एक आइडिया आता है। उशियारा ह्यूमन वर्ल्ड के हिसाब से अभी भी एक टीनेजर था और कोई भी टीनेजर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त उसके साथ किसी गार्जियन को होना जरूरी है। जब उशियारा ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तब माओ उसके साथ नहीं था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट लीगल नहीं माना जाएगा। अब इन्हें पैकेजेस के लिए पे नहीं करना पड़ता, वो सारे पैकेजेस आसानी से रिफंड हो जाते हैं। शीरो को लगने लगता है कि एमिलिया बहुत इंटेलिजेंट स्मार्ट है और उसके जैसा कोई डीमन साइड से भी होना चाहिए।